सर एक हाँ बोलिए। सिर्फ एक ये था, आई मीन टाइम तो इतना है नहीं, बट जस्ट पॉसिबल नहीं होगा कि एक एसओएफपी और पीएनएल में अगर एक हेज अकाउंटिंग का हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते, मे बी नॉट, अभी नहीं, अगर टाइम नहीं होगा। अगले संडे देखेंगे। हाँ। अगले संडे वैसे प्लान है नहीं, बट लग रहा है कि अगला संडे थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। ऑफ कोर्स तो 21 घंटे में पॉसिबल नहीं है, तो एक 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो 24 घंटे पे जाएगा हमारा ये डिस्कशन। तो अगर उस वक्त कुछ कर पाते हैं तो लेंगे हेज अकाउंटिंग पे। आप क्या बोल रहे हो हेज अकाउंटिंग का क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं सर, एनी उसका एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल इन एसओएफपी एंड पीएनएल, जो भी इफेक्ट्स एक जाता है ठीक है, वैसे। नो प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम ही कर लेते हैं, अगर कुछ है तो हाँ बाहर का क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस। चेक करता हूं मैं, और वही करेंगे। ओके सर, थैंक यू। फिलहाल शुरू करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। जैसे दिन आगे आगे जाता है वैसे नंबर घटता जाता है। कल के जो लोग थे वो कल के लोग आज दिखे नहीं। तो देखते हैं, चलो शेयर बेस्ड पेमेंट तो करते कम से कम 1 घंटा हमारा उसके ऊपर अलॉटेड टाइम है। लेट्स सी हाउ वी कैन कंप्लीट दिस विद इन 1 आवर। छोटा टॉपिक है सर, हो जाएगा। शेयर बेस्ड पेमेंट सिंपल भी है और थोड़ा छोटा भी है वैसे देखा जाए तो, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमें एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा पूछा गया है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन। ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट पे भी अभी तक इतने सवाल नहीं पूछे। ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट पे भी अभी तक इतने सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन इज वेरी कॉमन एंड उस पर काफी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मॉडिफिकेशन भी हम करेंगे, तो देखते हैं। सो यहां पे जैसे मैंने कहा, अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो हमें पता चले ये कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली। एवरीबडी ऑफ अस नो, मैं क्विकली बता रहा हूं, रिकलेक्ट कर लेना। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो, ये वेंडर कस्टमर के बीच में भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी के बीच में भी हो सकता है। मतलब एम्प्लॉयर एंड थर्ड पार्टी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब एंटिटी थर्ड पार्टी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये दोनों के साथ हो सकता है। मैंने शुरुआत का एग्जाम्पल लिया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ, ताकि समझ में आना सिंपलिस्टिक हो जाए। एम्प्लॉई जब हमारे पास ज्वाइन करता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास किसी कंपनी में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो उसको कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग सीखता है, उसको लर्निंग करवाता है, वो बाद में परफॉर्म अच्छा करना शुरू करता है। ये टाइम इन्वेस्टमेंट, फंड्स इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पे। जब उसको अच्छा स्किल सेट हासिल होता है, एक्सपीरियंस हासिल होता है, तब कॉम्पिटिटर आपका उसे उठाता है एंड बेनिफिट उसे मिलता है एम्प्लॉई के स्किल सेट का, जो पहले वाले एम्प्लॉयर को नहीं मिलता। इसीलिए जो भी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, उसके बदले में उसको सैलरी बोनस तो मिलती ही है, लेकिन एम्प्लॉयर को सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। एम्प्लॉयर के उसके बदले में लॉयल्टी चाहिए। ये लॉयल्टी पाने के लिए कई सारे तरीके हैं। कल हमने एक देखी थी, उसमें से बात लॉयल्टी बोनस, जिसका डीलिंग होता है अंडर IS 19, अंडर अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसका अकाउंटिंग भी वहां पे होता है, लेकिन वहां पे कैश आउटफ्लो है। एक पिंच बैठता है एम्प्लॉयर को कि पैसे खुद की जेब से देने पड़ते हैं, और वो पैसे लिमिटेड होते हैं। एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो लिमिटेड होते पैसे, वही लिमिटेड मतलब 5 लाख 10 लाख, उससे ज्यादा क्या ही होगा।
तो उससे रिलेटेड वो अगर एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर से कहे कि मुझे यहां पे एग्जिट बोनस मिल रहा है या लॉयल्टी बोनस मिल रहा है 5 लाख का, तो दूसरा एम्प्लॉयर कह सकता है आज छोड़ के आ जाओ, 5 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस यहां पे मिलेगा, तो बात खत्म। तो मैं इतना ज्वाइनिंग बोनस देने के बावजूद वो एम्प्लॉय छोड़ के ही जाएगा। हालांकि देना नहीं पड़ेगा, बट ये इंसेंटिव काम नहीं करेगा। वो अगर उसने पहले ही छोड़ दिया तो लॉयल्टी बोनस देने की जरूरत नहीं, बट लॉयल्टी बोनस स्कीम का जो काम था वो काम उसने नहीं किया। ये इतना लुक्रेटिव नहीं होगा शायद, इसलिए वो क्या करता है, एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय को मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। किस चीज का ऑप्शन? ऑप्शन काहे का? ऑप्शन कई सारी चीजों के हो सकते हैं। आपको ऑप्शन देता हूं कि आप अपने कंपनी के इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो कहता है वो ऑप्शन क्यों चाहिए आपसे, मैं तो वैसे भी बाहर से खरीदूंगा। तो एम्प्लॉयर कहता है हां, बाहर से खरीदोगे तो मार्केट प्राइस में मिलेगा शेयर। मेरे से अगर ऑप्शन देने के बाद अगर उस ऑप्शन के बदले में मेरे से इक्विटी शेयर्स लेते हो तो मैं आपको कम से कम 70% का डिस्काउंट दूंगा। मार्केट की कीमत अगर 100 रुपए है शेयर की, तो मार्केट से लिए तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे से लिया, इस ऑप्शन के बदले में लिया, तो आपको 30 रुपए में शेयर मिलेगा। कितने में मिलेगा? 30 रुपए में शेयर। 70 रुपए का सेविंग्स एक शेयर के पीछे। तो कहता है ठीक है, चलो दे दो, ऑप्शन दे दो, मैं आज ही आपका ऑप्शन एक्सरसाइज करता हूं, पैसे मैं इक्विटी शेयर्स खरीद लेता हूं। नहीं, आज नहीं, ऑप्शन आज दे देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने बीच में। ये ऑप्शन वेस्टिंग जब हो जाएगा, राइट एंटाइटलमेंट, ऑप्शन दिए हैं, राइट नहीं मिला, राइट का वेस्टिंग हो जाएगा 3 साल में। अगले 3 साल में जितने दिन तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ काम करोगे, तो 3 साल के बाद ही ये ऑप्शन आपको मिलेगा। 3 साल के बाद आप ये ऑप्शन मेरे पास लेके आइए, मैं ऑप्शन वापस लूंगा, 30 रुपए इसके एडिशन आपसे एडिशनल लूंगा और आपको एक इक्विटी शेयर्स दूंगा, एक इक्विटी शेयर दूंगा। ऐसे मैं आपको 1000 ऑप्शंस देता हूं, तो आपको 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑप्शंस, ये आपको 30,000 रुपए मुझे देने हैं, मैं आपको 1000 शेयर्स दूंगा। उस शेयर की मार्केट प्राइस 3 साल के बाद चाहे जो भी हो, मैं आपको 30 रुपए में देने वाला हूं। बात समझ में आ रही है? कोई लिमिट नहीं है यहां पे कि कितना गेन होगा। जिस दिन ग्रांट किया था, मतलब ये ग्रांट किए थे ऑप्शंस, उस दिन मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की थी 100 रुपए, मुझे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिला, राइट एक्सरसाइज प्राइस जिसे कहते, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। वो राइट मिला मुझे 30 रुपए में सब्सक्राइब करने का, जहां पे मार्केट प्राइस उस दिन की 100 रुपए थी। ये 3 साल के बाद हो सकता है 10,000 रुपए हो जाए, फिर भी मैं कितने रुपए दूंगा? 30 रुपए दूंगा। मार्केट में ये एक शेयर परचेस करने के लिए 10,000 रुपए, यहां पे मैं 30,000 शेयर परचेस करने के लिए 30,000 रुपए दे रहा हूं। तो ये क्या हुआ? एक तरह का ऐसा इंसेंटिव हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बोनस, लॉयल्टी बोनस जो है कितना मिलेगा? 5 लाख। बट ये ऑप्शंस अगर दिए जाए और कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, मन लगा के एम्प्लॉइज काम करे, तो फिर यहां पे तो बोनस ही बोनस है, चाहे जितना भी, कोई लिमिट नहीं है उसको। 10,000 क्या, आज एमआरएफ का शेयर कितने में? 2-2.5 लाख रुपए में शेयर है, एक शेयर की कीमत। कोई बीच में न्यूज आई थी, किसी एक ओल्ड मैन के पास 1000 शेयर्स का एक शेयर सर्टिफिकेट मिला। अब ये 1000 शेयर्स, जब उसकी वैल्यू कितनी है, 1,50,000 उस वक्त की वैल्यू थी, तब की ये न्यूज है। ऐसे 1000 शेयर फिजिकल फॉर्म में मिले, वो डीमैट नहीं हुए थे, फिजिकल फॉर्म में वो डीमैट होके उसको वो पूरा अमाउंट मिला, मिलियनर बन गया। तो ये जो चीज है उसका कोई लिमिट नहीं होता। तो ये एक इंसेंटिव आता है एम्प्लॉई को, यहां से कैश आउटफ्लो बच जाता है एम्प्लॉयर का, वो अलग बात। इससे और एक बेनिफिट मिलता है, कॉर्पोरेट जो एक क्या कहते हैं हम इसे, एक अलाइनमेंट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का क्या इंटेंशन होता है कि बिजनेस करे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और उनका सैलरी अच्छे से मिले, सैलरी बढ़ती जाए। सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इनकी ये अपेक्षा होती है, ये एक्सपेक्टेशन होता है। शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन क्या हो? नेटवर्थ बढ़े, बिजनेस बड़ा हो,
नेटवर्थ बढ़े, मेरे इक्विटी शेयर की प्राइस बढ़े एंड अकॉर्डिंगली मुझे ये बेनिफिट हो। ये अलाइनमेंट होती है एम्प्लॉइज की और मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज की और आपके शेयर होल्डर्स की ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट होती है। दिस इज अ वेरी गुड टूल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। कैश आउटफ्लो नहीं, एक ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट है, तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी अलाइनमेंट होती है एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय इतना काम कर सकता है कि इक्विटी प्राइस जितना बढ़े, वो कोई अपने हाथ में थोड़ी ना कितना बढ़े, वो तो लिमिटलेस बढ़ सकता है एंड अकॉर्डिंगली उसको भी बेनिफिट हो, कंपनी को भी बेनिफिट हो, शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट हो। तो ये एक अलाइनमेंट, इसीलिए दिस इज द बेस्ट टूल। तो इसका एक नॉर्मल टाइमलाइन देखा जाए तो ऑप्शन की ग्रैंड डेट एक होती है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉई के एंड एम्प्लॉयर के बीच में। वो कहता है 3 साल मेरे पास रुको, 1 साल तक ये राइट यहां पे तीसरे साल में वेस्ट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, 3 साल के बाद ये राइट वेस्ट हो जाएगा आपके पास। ये राइट वेस्ट हो जाएगा मतलब तीसरे साल के बाद में आप एंटाइटल हो जाओगे टू एक्सरसाइज। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सरसाइज डेट में एंड वेस्टिंग डेट में 1 साल का अंतर हो सकता है, डिपेंड नहीं कि हर बार हो, बट हो सकता है। और एक विंडो भी दी जाती है कि इतने पीरियड तक आपको क्या करना है, इसको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करके शेयर इमीडिएटली थोड़ी बेच रहे हैं, एक्सरसाइज करो, शेयर्स ले लो, खुद के पास रखो, बस उतना ही है। और क्या करना है, बेचना जरूरी नहीं, और बढ़ेगा शेयर और रुकेंगे। मतलब यहां पे एक्सरसाइज के बाद भी आप रुक सकते हो, इमीडिएटली बेचने की जरूरत नहीं। आप कंपनी छोड़ सकते हो, लेकिन जनरली जिस कंपनी की शेयर प्राइस इतनी बढ़ रही है, आपका एसोसिएशन उसके साथ है, तो कोई क्यों छोड़ेगा। तो भी ये एक क्या है, इनडायरेक्ट लुक्रेटिव ऑफर और होता है कि ये क्या होता है कि आप रुको, शेयर्स एक्सरसाइज किए, प्राइस बढ़ रही है तो और भी रुकते हैं आप, भले ये कंपनी नहीं छोड़ोगे, भले एडिशनल कोई ऑप्शंस नहीं है, बट ये ऑप्शंस आपके पास, ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए ऑप्शंस, तो ये आप क्या करोगे, यहां पे रुकोगे। तो ये एक बेस्ट मोटिवेशन टूल होता है और इसका टाइमलाइन इस तरीके से होता है। सवाल अकाउंटिंग के कौन से हैं, ये जान के हम करेंगे क्या, हम कौन है, हमारी पहचान क्या है। अकाउंटेंट है हम लोग, वी आर अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग इशू समझ में आना जरूरी है। यहां पे अकाउंटिंग इशू समझ में आता है तो आंसर बिल्कुल आसान हो जाता है। पहले तो अकाउंटिंग इशू ढूंढो, क्या अकाउंटिंग इशू हो सकता है। पहली बात, 5 प्रिंसिपल में से ही कुछ अकाउंटिंग इशू होगा, इससे ज्यादा क्या ही होगा। 5 प्रिंसिपल से रिकॉग्नाइज कब करना है, बड़ा क्वेश्चन है। कंपनी के पास से क्या जा रहा है, एम्प्लॉयर के पास से क्या जा रहा है। एम्प्लॉयर के पास से शुरुआत में ऑप्शन जा रहा है, बाद में इक्विटी शेयर जा रहा है, उसके बदले में उसको कुछ फिक्स प्राइस मिल रही है डे 1 पे। तो उसके बुक्स में क्या आना चाहिए, उसके बदले में मिलता क्या है, लॉयल्टी मिलती है। देना कब है, आउटफ्लो हो रहा है ईयर 3 में, नॉन कैश फॉर्म में हो रहा है, इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं कंसेशनल रेट पे, तो वो एक खर्चा ही है एक तरह का। वो बेनिफिट मैं किसी को दे रहा हूं, किस लिए, ईयर 1, 2 एंड 3 में कुछ पाया है उससे, क्या पाया, बेनिफिट। तो रिकॉग्निशन कब करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसका मेजरमेंट कैसे करें, ये दूसरा सवाल है। उसका मेजरमेंट कैसे करें, ये दूसरा सवाल। तो यहां पे अकाउंटिंग इश्यूज ये है। पहले तो अकाउंटिंग किस तरीके से होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग एंट्री रिकॉग्नाइज कब करना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। मेजरमेंट किस तरीके से करना है, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग, ये मॉडिफिकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाकी सिंपल है, ये भी सिंपल है, बट बाकी चीजें क्या है, पूछते नहीं है इतनी। एंड ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट, ये कभी पूछा नहीं है आज तक, लेकिन करके रखेंगे हम लोग क्विकली। पहली बात तो अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री में देखिए क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके शेयर बेस्ड पेमेंट का टाइप क्या है, अरेंजमेंट किस तरीके का है, नेचर ऑफ अरेंजमेंट क्या है विथ एम्प्लॉई। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है इक्विटी सेटल्ड, मतलब ऑप्शंस ग्रांट किए, आज
आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, फॉर एग्जाम्पल। उल्टा करते हैं, आपके बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री है, आप एम्प्लॉयर हो, मैं एम्प्लॉय हूं। आपने मुझे जॉब दिया है, मैं आपके पास जॉब कर रहा हूं, और आपको लगता है कि मैं बड़ा होनहार हूं और मेरा कुछ अच्छा बेनिफिट है, मैं कुछ अच्छा करूंगा, कंपनी ऊपर जाएगी। तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपके पास रुकूं, तो आपने मुझे क्या किया, कुछ ऑप्शंस ग्रांट किए। ऑप्शंस ग्रांट किए मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम ऊपर लिखा आपने ऑप्शन, और आपने मुझे कहा कि ये ऑप्शंस मैं ग्रांट करता हूं, 1000 ऑप्शंस है, इस ऑप्शन के बदले में आप मुझे आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दोगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कब दोगे, 3 साल के बाद दोगे। तब मैं 3 साल के बाद आपके पास रहूंगा, मेरे एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूएशन में है, तो मैं ऑप्शंस लेके आऊंगा। मैं कहूंगा सर ये आपके ऑप्शंस आप ले लीजिए, ये कैश फॉर द इक्विटी शेयर्स विच यू विल ग्रांट मी बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लोगे, कैश लोगे, उसके बदले में मुझे क्या दोगे, इक्विटी शेयर्स दोगे। इसको कहते हैं इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। क्या कहेंगे इसको, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। सेकेंड, कैश सेटल्ड। आपने मुझे 10,000 ऑप्शंस दिए, 10,000 ऑप्शंस, और इक्विटी शेयर की उस दिन की प्राइस 1000 थी। आपने मुझे कहा 500 रुपए में सब्सक्राइब करो। कितने में करो, 500 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10,000, मतलब 5 लाख रुपए तो गए मेरे। am I right? अब ये 5 लाख नहीं, 50 लाख रुपए गए, सॉरी। तो ये अगर ऑप्शंस आपने मुझे दिए और मुझे 50 लाख देने में, पैसे कहां से लाऊं? सिंपल सा एम्प्लॉय हूं मैं, मेरे पास इतनी कैश नहीं, कहां से पैसे? हालांकि आजकल ये ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए लोन देते लोग, ये सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हो गया बहुत सारी कंपनीज का, बहुत सारे लोगों का। ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए लोन देते हैं वो लोग। तो मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, आपने कहा कि एक काम करते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, हम इसको कैश में सेटल करते हैं। ऑप्शन कितने का, 500 रुपए का है। मैंने ऑप्शन दिया 500 रुपए सेटल करने का। आपने कहा मार्केट प्राइस कितनी है उसकी, लेट्स से 2000 है, मतलब डिफरेंस कितना है, 1500। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये नेट सेटल आप मेरे साथ करते हैं, तो कैश में सेटल करते हैं। आप इक्विटी शेयर नहीं देते। आपने क्या किया, नेट सेटलिंग कैश, नेट सेटलिंग कैश। ये नेट सेटलमेंट जो कैश में होता है उसको कहते हैं कैश सेटलमेंट। और तीसरा होता है कैश अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं कैश लूं या तो मैं इक्विटी शेयर्स लूं, या तो मैं कैश लूं या तो मैं इक्विटी शेयर्स लूं, दोनों में से कोई एक। इस बेसिस पे मेरा अकाउंटिंग होगा। एक बात तय है कि जहां पे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, डेबिट हमेशा एक्सपेंस में जाएगा, ये हमेशा एक्सपेंस में जाएगा, हमेशा। अब एसेट क्यों लिखा है फिर मैंने, एसेट इसलिए लिखा है कि अगर ये 3 साल में कोई कंट्रीब्यूशन है मेरा, उसके लिए मैं एसेट में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, तो एसेट में भी कैपिटलाइज हो सकता है। आप मेरे से क्या पा रहे हो, आप मेरे से सर्विसेज पा रहे हो। वैसे तो सर्विसेज ही पा रहे हैं ना, लॉयल्टी की फॉर्म में सर्विसेज ही पा रहे हैं। वो जो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, उसके लिए जो कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है, उसका ये एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही है आपको? उसका ये कंसिडरेशन आप मुझे दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। तो ये मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस हुआ। तो मैंने पहले भी कहा था, दिस इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट बट विच इज कवर्ड अंडर IFRS 2। आर यू विथ मी एवरीवन? तो यहां पे डेबिट आएगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस, एसेट अकाउंट, और क्रेडिट कहां जाएगा डिपेंड करता है, इक्विटी सेटल्ड है, कैश सेटल्ड है। इक्विटी सेटल्ड है तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी में जाता है, अदर इक्विटी। अभी किया था हमने, फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, डे 1 पे ही वो डिसाइडेड है, तो वो क्लासिफिकेशन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का कहां पे जा रहा है, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको यहां पे जो लिखा है? श्योर एवरीवन? यस।
कैश सेटल्ड में कैश दे दिए जाने वाली है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर आपके पास एक कैश डिलीवर करने का ऑब्लिगेशन है, इसलिए वो लाइबिलिटी हुआ। इसलिए क्रेडिट कहां पे जाता है? शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। और तीसरे केस में इट बिकम्स अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यू विल कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, रेसिडुअल पोर्शन विल गो इन इक्विटी। आर यू विथ मी एवरीवन? ये अभी किया था हमने, इसीलिए इसको क्विकली कर दिया। तो हमारा अकाउंटिंग डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इक्विटी, किस टाइप का शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन है, वेदर इट इज इक्विटी सेटल, कैश सेटल और अल्टरनेटिव्स। इक्विटी सेटल्ड है तो क्रेडिट विल गो इन अदर इक्विटी, इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। कैश सेटल्ड है तो लाइबिलिटी शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। तीसरा अल्टरनेटिव्स है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी लाइबिलिटी एंड रेसिडुअल विल बी इक्विटी। ये चेंज नहीं होता, चाहे जो भी ट्रांजैक्शन हो, ये आपका एक्सपेंस अकाउंट रहेगा और ये या तो एसेट में जाएगा कैपिटलाइज, या तो वो एक्सपेंस होगा। टाइमिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरा आउटफ्लो यहां पे है, आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेस्टिंग। वेस्टिंग कब होता है? राइट तो एंटाइटलमेंट का वेस्टिंग होता है इस दिन पे, इस दिन पे इसका वेस्टिंग होगा। अगर ये यहां पे वेस्टिंग यहां पे होता है तो आइडियली यहां पे आना चाहिए, या ग्रांट यहां पे होता है तो ग्रांट डेट पे आना चाहिए। am I right? रॉन्ग। नहीं नहीं, रॉन्ग। मुझे सर्विसेज कब मिलती है, बेनिफिट्स कब मिलते हैं? ओवर द लाइफ ऑफ दैट ऑप्शंस लाइफ, ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑप्शन। ऑप्शन का लाइफ 3 साल का है। 3 साल में मुझे सर्विसेज मिलती है। एवरी ईयर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दिस वेस्टिंग। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि 1 साल की सर्विस मिल गई, यहां पर रिकॉर्ड कर लो उस साल का एक्सपेंडिचर। दूसरा साल हो गया, दूसरा साल का यहां पे एक्सपेंडिचर। तीसरा साल का यहां पे एक्सपेंडिचर। तो रिकॉग्निशन जो होता है वो ओवर द पीरियड इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट विद मैचिंग प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशंस होती है इसके साथ जुड़ी हुई। क्या कंडीशंस है? कंडीशंस के बारे में तो बताया नहीं। कंडीशंस तो ये होती है, पहली सर्विस कंडीशन 3 साल रुकोगे तो ही मिलेगा। पहली कंडीशन, कोई भी ईसॉप या शेयर बेस्ड पेमेंट विथ एम्प्लॉइज विल ऑलवेज हैव सर्विस कंडीशन। विदाउट सर्विस कंडीशन तो कुछ होगा ही नहीं। इन एडिशन टू दैट कुछ परफॉर्मेंस कंडीशन हो सकती है, बट अदरवाइज विदाउट सर्विस कंडीशन कुछ भी नहीं होगा। तो सर्विस कंडीशन एवरी ईयर एवरी डे सेटिस्फाई होती है, तो हर रोज नहीं करता मैं। अगर क्वार्टरली अकाउंटिंग बनाता हूं मैं, तो क्वार्टरली अकाउंटिंग एक्सपेंस इसका मैं रिकॉर्ड कर दूंगा मेरे अकाउंटिंग में। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूंगा मेरे अकाउंटिंग में, ईयरली है तो ईयरली करूंगा। लेकिन जब पीरियड क्लोज होगा तो प्रीवियस पीरियड का मैं एक्सपेंडिचर इमीडिएटली, जो लैप्स हो गया पीरियड, उस पीरियड का एक्सपेंडिचर मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता हूं, क्योंकि सर्विसेज मिली, लॉयल्टी उस पीरियड की उस पीरियड में मिली, तो इमीडिएटली अकाउंटिंग उस पीरियड में होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये है एक टाइमलाइन ऑफ द ऑप्शन। इसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है ओवर दैट टाइमलाइन, और उसकी वजह से मेरा रिकॉग्निशन होता है ओवर द पीरियड। कंडीशंस कौन सी है ये जरूरी है जानना, इसलिए वो जानते हैं। पहले तो मैंने कहा सर्विस कंडीशन, ये वो सर्विस कंडीशन है। दूसरी है परफॉर्मेंस कंडीशंस, और तीसरी है नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशंस आर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होती है नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, और एक होती है मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब किसी को टारगेट्स दिए जाएंगे। मार्केटिंग टीम को मैंने ईसॉप ग्रांट किए, लेकिन मार्केटिंग टीम को कहा है इस साल का टर्नओवर है मेरा 50 करोड़, अगले साल में ये टर्नओवर अगर 80 करोड़ होता है तो ही ये ऑप्शंस मिलेंगे। सेकेंड ईयर में अगर ये 120 करोड़ होता है और तीसरे ईयर में 150 करोड़ होता है तभी ये ग्रांट होगा, अदरवाइज ये ग्रांट नहीं होगा। तो ये क्या करता है? नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। नॉन मार्केट मतलब मार्केट रिलेटेड नहीं है। मार्केट मतलब कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट। तो मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन भी हो सकती है कि अचीविंग पर्टिकुलर शेयर प्राइस, इंक्रीज इन शेयर प्राइस शुड आउट परफॉर्म द इंडेक्स इंक्रीज। मतलब एनएससी या बीएससी का जो हमारा इंडेक्स है उसमें अगर 1% का इंक्रीज हुआ
तो माई ग्रोथ इन शेयर प्राइस, शेयर इंक्रीज इन माई शेयर प्राइस शुड आउट परफॉर्म द इंडेक्स इंक्रीज। इंडेक्स का 1% है, मेरा अगर 1% से ज्यादा हुआ तो टारगेट अचीव हुआ, बट ये कंडीशन कौन सा है? मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। एम आई राइट? ग्रोथ इन माई शेयर प्राइस शुड आउट परफॉर्म द इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स या कॉम्पिटिटर शेयर प्राइस, वट एवर कुड बी द कंडीशन। ये कंडीशन कोई भी हो सकती है। तो एक होता है मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, दूसरा होता है नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। सो ये अचीव होने के बाद वेस्ट हो सकता है, और ये होता है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। तो 4 कंडीशन से, एक है सर्विस कंडीशन, दूसरा है नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, तीसरा है मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन, और ये चौथा है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। कोई कंडीशन ही नहीं है इसका। नॉन वेस्टिंग कंडीशन मतलब वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, नॉन वेस्टिंग, नथिंग रिलेटेड टू वेस्टिंग। आपका राइट आपको मिल गया, आपके पास ये ऑप्शन वेस्ट हो गए एक्सरसाइज करने के लिए, टाइम लैप्स, बस 1 साल जाने दीजिए, बाद में एक्सरसाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिल गए, आपने छोड़ भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वेस्ट हो चुके हैं, वेस्टिंग हो चुका है, वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, ऑप्शंस आपके पास वेस्ट हो चुके हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओ। कब करेंगे हम एक्सरसाइज? करेंगे 1 साल के बाद करेंगे, बस टाइम लैप्स। कंपनी छोड़ दिया आपने तब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल के बाद एक्सरसाइज कीजिए, दैट्स इट, उतना ही है। तो ये 4 कंडीशंस में से ये मेजरमेंट में ये कंडीशन क्या आती है, काम में आती है। तो हम देखेंगे पहले मेजरमेंट और फिर बाद में इवैल्यूएट करेंगे कि ये कंडीशंस उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करती है। वैसे आपको पता है हमारा जो कैलकुलेशन होता है, मेजरमेंट होता है, हमने क्या क्या देखा? अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री क्या है? एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या है? डेबिट, एसबीपी एक्सपेंस, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, क्रेडिट, एसबीपी रिजर्व फॉर इक्विटी सेटल्ड, करेक्ट, लायबिलिटी फॉर कैश। परफेक्ट। एंड अगर अल्टरनेटिव है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्युटली राइट। डेबिट एक्सपेंस की जगह एसेट भी जा सकता है, इफ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू एनी क्वालिफाइंग एसेट, नॉट क्वालिफाइंग एसेट, एनी एसेट जिसमें वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो वहां पे ये वो कॉस्ट डायरेक्ट लेबर वाली, मतलब मेरी, यहां पे कैपिटलाइज हो सकती है, तो या तो एसेट में जाएगा या तो एक्सपेंस में जाएगा, दैट्स इट। तो ये अकाउंटिंग एंट्री पास कब करनी है? पास करनी है ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट ओवर द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड में जितने भी रिपोर्टिंग डेट आएंगे, क्वार्टरली आएंगे, हाफ ईयरली आएंगे या ईयरली आएंगे, तो एवरी टाइम ये अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे हम टू रिकॉग्नाइज द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर फॉर विच आई हैव रिसीव्ड द लॉयल्टी बाय वे ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग दैट पीरियड। एम आई राइट? नंबर 3, मेजरमेंट। अब देखना है कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। मेजरमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, और कोई फैक्टर है नहीं। अगर वो समझ में, एंट्री समझ में आई है सबको, टाइप समझ में आया है सबको, यस, एंड रिकॉग्निशन पीरियड समझ में आया सबको, अब मेजरमेंट क्या बात है? कुछ है ही नहीं उसमें, इंपॉर्टेंट बहुत है बट कुछ है नहीं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, ठीक है? आप जब कार परचेस करने जाते हो, तो कार परचेस करते हो लेट्स से 10 लाख रुपए में, 10 लाख डिसाइड कैसे होते हैं? हाउ डू यू डिसाइड दैट 10 लाख रुपीज एज अ कॉस्ट? तो फेयर वैल्यू रहेगा कार का। जनरली कार का फेयर वैल्यू होता है, वो आप देने के लिए रेडी होते हो, नहीं तो आप नहीं दोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ओवर प्राइस लगता है, नहीं दूंगा, ठीक है मत लो, कार मत परचेस करो। दूसरा कोई कार आता है, आप कहते हो हाँ ठीक है ये दिस इज वेल प्राइस्ड कार, वैल्यू है उसके लिए, मैं दे देता हूं। वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो गई? फेयर वैल्यू। आपकी कॉस्ट जो डिटरमाइन होती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द कमोडिटी विच यू एक्चुअली परचेस। आप जो परचेस करते हो, जो सर्विसेज लेके आते हो, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, वो सैलरी कैसे डिटरमाइन होती है? आपने अगर मेरी सैलरी डिटरमाइन की, तो किस बेसिस पे डिटरमाइन करोगे आप मेरी सैलरी?
number of experience, education. एब्सोल्युटली fair राइट। value. एजुकेशन, एक्सपीरियंस, उस एजुकेशन और इस एक्सपीरियंस की मार्केट की फेयर वैल्यू क्या है, उस बेसिस पे मेरी सैलरी आएगी। तो मेरी सैलरी डिटरमाइन होती है मेरे एजुकेशन एक्सपीरियंस का मार्केट वैल्यू क्या है उस बेसिस पे। तो मेरी सर्विसेज का फेयर वैल्यू क्या है इन टर्न, ये डिटरमाइन होता है, उसके बेसिस पे उसकी सैलरी आती है। अब यहां पे क्या दिया जाता है एम्प्लॉय को? ऑप्शंस दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स नहीं दिए जाते। क्या दिया जाता है? Options. ऑप्शंस। ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके बदले में। अभी हमें क्या करना है? ऑप्शन की वैल्यू लिखनी है एज ए एक्सपेंडिचर, am I right, ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। Yes. ये ऑप्शन की प्राइस 3 साल के लिए लिखनी है, एक एक साल के लिए या पीरियड के लिए, एक एक पीरियड के लिए। तो पहले तो टोटल प्राइस पता होनी चाहिए ऑप्शन की क्या है। कैसे डिटरमाइन करें ऑप्शन की प्राइस? अब मैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल ये मत बोलिए, लॉजिकली बताइए बेसिस क्या रहेगा डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कार के लिए पैसे दिए या कार के लिए कुछ दिया तो उसकी प्राइस डिटरमाइन की ऑन द बेसिस ऑफ कार फेयर वैल्यू। मेरी सैलरी डिटरमाइन की मेरे सर्विसेज की जो फेयर वैल्यू है उसके बेसिस पे। ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे या ऑप्शन की प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे? Fair value of options into फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस क्यों? आप क्या पा रहे हो, आप दे रहे हो ऑप्शंस। तो यहां पे नॉन कैश है, एक्सचेंज है, पता कीजिए, आप थोड़ा समझिए इसको। आप जो आपके पास से पहले 2 केसेस में दे रहे थे वो कैश दे रहे थे, आप मेरी सैलरी दे रहे थे कैश में, बट कैश में जो सैलरी दे रहे थे वो सैलरी की अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया आपने? आप मुझसे जो सर्विसेज पा रहे थे उस सर्विसेज की फेयर वैल्यू का आपने एस्टिमेट लगाया, जजमेंट किया और मेरी सैलरी दी। am I right? करेक्ट, हाँ या ना? हेलो हेलो। हेलो सुनाई नहीं दे रहा? हेलो बीच में अटक गए थे। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ अभी से। अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपने मुझे सैलरी दी मेरे सर्विसेज के लिए, तो आपने वो सैलरी कैसे डिटरमाइन की? मेरी सर्विसेज की फेयर वैल्यू क्या है उस बेसिस पे आपने मुझे कैश दिया। आप मुझे अभी ऑप्शन दे रहे हो, मेरे से क्या पा रहे हो? लॉयल्टी। इक्विटी शेयर। लॉयल्टी, करेक्ट। लॉयल्टी। अब आपको ये, आप मुझे जो ऑप्शंस दे रहे हैं, पहले क्या दिया था? कैश ही दिया था, तो सवाल नहीं आया, तो मेजरमेंट का सवाल नहीं आया। उसके पहले गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट आपने परचेस की कहीं से, तो एसेट की फेयर वैल्यू आपने कैश में चुकती कर दी, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब मुझे बताइए, आपने मुझे ऑप्शंस दिए तो उसका बेसिस क्यों दे रहे हैं आप क्या पा रहे हो उसकी फेयर वैल्यू आप रिकॉर्ड करनी चाहिए आइडियली। am I right? यस। तो आप क्या पा रहे हो? लॉयल्टी। लॉयल्टी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे? ये नहीं सब कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते। तो आप ऑप्शन दे रहे हो, तो ऑप्शन का मेजरमेंट होता है जनरली जो चीज आप पाते हो उसकी फेयर वैल्यू के लिए ये कंसिडरेशन देते हो, तो जो पाते हो उसकी फेयर वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हो एज अ कॉस्ट ऑफ दिस कंसिडरेशन। am I right? राइट। लेकिन ये लॉयल्टी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो सर्विसेज की कैलकुलेट की, जो एसेट की कैलकुलेट की, तो वो नहीं हो पाएगा लॉयल्टी के लिए। सर्विसेज गुड्स सिंपल है, उसका कंपेरेबल है, लॉयल्टी का कंपेरेबल नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी फेयर वैल्यू, इसकी कॉस्ट जो है उसका कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट वे चाहिए। तो एसेट एक्सचेंज में हमने देखा था, जो एसेट हम पा रहे हैं उस बेसिस पे अगर फेयर वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती या कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो जो हमसे जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ कॉस्ट। am I right? यस और नो? यस यस, बराबर। तो यहां पे हमसे क्या जा रहा है? ऑप्शन जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन की फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? इसीलिए ऑप्शन की फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन की फेयर वैल्यू जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज, इन ऑर्डर टू मेजर दिस ट्रांजैक्शन। सो इसीलिए मेजर करने के लिए यहां पे लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एम्प्लॉय एक्सपेंस डायरेक्टली विथ रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। इसीलिए
such expense is measured indirectly with reference to fair value of the option. एसेट एक्सचेंज में जो लॉजिक देखा था हमने, उस लॉजिक से हम क्या करेंगे, यहां पे भी एक्ट करेंगे. तो कैसे कैलकुलेट किया जाए? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग जो आपने मुझे दिए हैं ऑप्शंस, वो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय ग्रांट डेट फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज. अब ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू चाहिए, ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू वैसे भी हम कैलकुलेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन से एंड परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट. अगर एक ही मुझे ही सिर्फ दिया है तो परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट या तो वेस्ट होगा या तो वेस्ट नहीं होगा. होगा तो पूरा पूरा होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा. बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन मेरे जैसे 100 एम्प्लॉयज को आपने ऑप्शंस ग्रांट किए, तो आपको ये एंटिसिपेट करना पड़ेगा ये 100 में से मेरे जैसे कितने एम्प्लॉयज आपके साथ रहेंगे, कितने छोड़ के जाएंगे. दैट इज परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट. आपको लगा कि चलो 95 एम्प्लॉयज रहेंगे, बाकी के 5 छोड़ के जा सकते हैं. अनसर्टेनिटी है, छोड़ के जा सकते हैं 5 एम्प्लॉयज. तो परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट इज 9%. ये एस्टिमेट मुझे करना पड़ता है. ये जुड़ा हुआ होता है दो चीजों से. ये परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट जुड़ा होता है दो चीजों के साथ. वो ये है नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन से और सर्विस कंडीशन से. कितने लोग सर्विस कंडीशन कंप्लाई करेंगे? 95% पीपल विल कंप्लाई विद द सर्विस कंडीशन. कितने लोग परफॉर्मेंस कंडीशन, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशंस कंप्लाई कर पाएंगे? 95%, दोनों मिला के. अकॉर्डिंगली इतने ही लोगों को ये वेस्ट हो जाएगा. सब छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, 2 लोग छोड़ के जाएंगे, 3 लोग कंडीशंस मीट नहीं करेंगे. तो 95% इज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट. 100 लोगों को दिया था, 95 लोगों के पास ये वेस्ट हो जाएगा. ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू मैं यूज करता हूं एंड मल्टीप्लाई करता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस. ये टोटल एक्सपेंडिचर है. दिस टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अलॉटेड ओवर 3 years. अब मुझे लिखने की थोड़ी सी जरूरत लग रही है, तो मैं चेक करता हूं मेरा स्क्रीन दूसरा वाला शेयर कर सकता हूं कि नहीं. ये टोटल एक्सपेंडिचर है. लेट्स से देयर आर 1000 ऑप्शंस, ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 90%. 95% नहीं, 90% कैलकुलेशन के लिए सिंपल जाएगा इसलिए. सो 50,000 इंटू 90%, 45,000 इज अ टोटल एक्सपेंडिचर. इस टोटल शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंडिचर ओवर वेस्टिंग पीरियड, इसको मुझे एलोकेट करना है. Year 1 15,000, year 2 15,000 and year 3 15,000. ये एक्सपेंस इस तरीके से होगा. एक साल लैप्स हो गया, ये रिकॉग्नाइज कर लिया. दूसरे साल में मेरे एस्टिमेट चेंज नहीं हुए, 15,000 एडिशनल, 15,000 एडिशनल. अकाउंटिंग एंट्री क्या? शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 15,000, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 15,000. सेकेंड ईयर 15,000 15,000, थर्ड ईयर 15,000 15,000. एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना हुआ? 45,000. एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना हुआ? 45,000. वेस्ट होने के बाद एक्सरसाइज करोगे तो बात बिल्कुल सिंपल होगी. यहां पे डेबिट कैश और बैंक अमाउंट रिलेटेड to exercise price, debit share based payment reserve account, credit equity share capital face value, credit शेयर प्रीमियम.
पूरा डिफरेंस यहां पे जाएगा, ये 2 डेबिट, ये क्रेडिट। सिंपल अकाउंट है ही क्या इसमें? इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि ये परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त कौन से 2 कंडीशंस कंसिडर करने हैं, तो ये वाले नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन इज कंसिडर्ड एंड सर्विस कंडीशन इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वेस्टिंग। ये ट्रू अप की जाती है ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट, ट्रू अप ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट। ये ट्रू अप की जाती है ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट 2 कंडीशंस के लिए। पहले साल में 5 एम्प्लॉय छोड़ के गए, दूसरे साल में 1 छोड़ के गया, तीसरे साल में और 5 छोड़ के चले गए, मेरा परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट चेंज होते जाएगा। लेकिन ये 2 कंडीशंस है, ये अफेक्ट करती है मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन एंड नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। ये अफेक्ट करती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को, ये ऑप्ट करती है, ये अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को, ये अफेक्ट करती है। तो ये तभी चेंज होती है व्हेन इट इज लाइबिलिटी। अब देखिए हमारा टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है, 3 टाइप से। इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, कैश सेटल्ड एंड कैश ऑल्टरनेटिव्स। इक्विटी सेटल्ड में ये इक्विटी होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व होता है। यहां पे ये लाइबिलिटी होता है, क्लासिफिकेशन शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी रीमेजर की जाती है, इक्विटी कभी रीमेजर नहीं होती। यू रिमेंबर दिस? यस। इसीलिए जब हम ये फॉर्मूला हमने लिखा तो ये ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू लिखा व्हेन इट इज इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन विथ एम्प्लॉइज। तो ग्रैंड डेट पे जो फेयर वैल्यू ऑप्शन का हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ब्लैक एंड शोल्ड मेट्रन मॉडल, तो हम उसको कभी चेंज नहीं करते, बिकॉज इक्विटी वंस मेजर्ड एट द बिगिनिंग इट विल नेवर बी चेंज सब्सिक्वेंटली, दैट मेजरमेंट नेवर गेट्स चेंज्ड, and that's why grand date fair value will remain unchanged in case of equity settled share based payment transactions. लेकिन कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में एवरी रिपोर्टिंग डेट में ये चेंज करना पड़ेगा। वहां पे ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू नहीं रहेगा, वहां पे फेयर वैल्यू ऑप्शन ऑन रिपोर्टिंग डेट रहेगा, ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट वो रहेगा। सो यहां पे एक सेकेंड, कैश सेटल्ड का यहां पे फॉर्मूला नहीं, कहां गया क्या पता। एनीवे ये है कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेक्टेड चार्ज एज फार एज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। वो स्लाइड मेरे से गलती से डिलीट हो गया मेरे ख्याल से, जब मैं बना रहा था स्लाइड तब। तो ये इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में ये ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू होता है, तभी ये ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू होता है। अदरवाइज ये जब कैश सेटल्ड होगा तो ये कैश सेटल्ड में ये ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू नहीं रहता, फेयर वैल्यू एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। तो फेयर वैल्यू हम अपडेट करते हैं कैश सेटल्ड में। आर यू विथ मी एवरीवन? डू यू रिमेंबर दिस? और इसका एक पोर्शन हम क्या करते हैं, हर साल में उसको एलोकेट करते जाते हैं। ये ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने, हाँ शेयर एप्रिसिएशन राइट बोलेंगे ना कैश सेटल्ड में। कैश सेटल को It will शेयर not be एप्रिसिएशन fair राइट value. कहेंगे, करेक्ट, शेयर एप्रिसिएशन राइट कह सकते हो उसको। एसएआर पहले आपके स्कोप में नहीं था, एग्जामिनेशन में ये कवर्ड नहीं था, ये हाल ही में 3-4 साल पहले इंक्लूड हुआ है शेयर एप्रिसिएशन राइट। थोड़े ज्यादा, 3-4 साल नहीं, 5-1 साल हो गए रहेंगे, शेयर एप्रिसिएशन राइट अभी आया है। अकाउंटिंग फॉर ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस में हम ये 2 चीजें कंसिडर करते हैं,
market condition and non-vesting condition do not true up during the vesting period or on vesting date in case of equity settled share based payment transactions and परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट जो है, 3 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स है, उसको मल्टीप्लाई किया है हमने। देखो ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू, ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू पैरामीटर है, परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग है। वेस्ट कितना होगा ये एंटिसिपेशन है, ये ट्रू अप होता जाएगा एवरी रिपोर्टिंग डेट। इक्विटी सेटल में ये ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू ट्रू अप नहीं होता। परसेंटेज वेस्टिंग पे इंपैक्ट आता है सर्विस कंडीशन का एंड नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन का, इसको ट्रू अप किया जाता है वेदर इट इज कैश सेटल, वेदर इट इज इक्विटी शेयर, वेदर इट इज कैश ऑल्टरनेटिव। इन ऑल केसेस इट इज ट्रू अप, इट इज ट्रूड अप, ये अपडेट किया जाता है। ये 2 चीजों की वजह से परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। अकॉर्डिंगली उसको 5 साल के तो 1/5 कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, 4 साल का है तो 1/4, 1/3 है तो 1/3, 3 साल का है तो 1/3। ठीक है, सो ये अकाउंटिंग आएगा एग्जामिनेशन में। बहुत दिन से ये मेरे ख्याल से पूछा नहीं है, लेट मी चेक ये कब पूछा गया था। क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन 2 में शेयर बेस्ड पेमेंट्स जून 2022 10 मार्क, 2020 10 मार्क्स, 2019 20 मार्क्स, 2017 7 मार्क्स। हाई टाइम, 2 साल हो चुके हैं, कुछ आया नहीं, हो सकता है आ जाए। यू कैनॉट इग्नोर दिस। नॉन एम्प्लॉयज के साथ मेजरमेंट कैसे होता है? नॉन एम्प्लॉयज के साथ क्या होता है, कोई वेंडर रहेगा, वेंडर को मैंने एक ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस देने के लिए कितने दूंगा, उतने ही दूंगा जितने के गुड्स एंड सर्विसेज मुझे मिले हैं। मैं क्या करता हूं, वेंडर को मैं ऑप्शंस देता हूं, उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है फ्रॉम वेंडर। यहां पे लॉयल्टी की बात नहीं आती, इसलिए इसका मेजरमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली विद रेफरेंस टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बात बिल्कुल तय है। टाइमिंग 2-3 साल नहीं, जब गुड्स एंड सर्विसेज मिले इमीडिएटली रिकॉग्निशन हो जाएगा। करेक्ट, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी तक सवाल ज्यादा पूछा नहीं है बट कह नहीं सकते। ग्रेडेड वेस्टिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले क्लास में किया था, जहां पे वेस्टिंग तीसरे साल के बाद में नहीं होता, वेस्टिंग एवरी ईयर होता है। एवरी ईयर देयर इज अ वेस्टिंग ऑफ सम पोर्शन। तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, थोड़ा एक्सेलरेटेड वेस्टिंग होता है। तो जैसे टोटल मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 100 ऑप्शंस है। 100 ऑप्शंस 4 साल में वेस्ट होते हैं। पहले साल में 25, दूसरे साल में 25, तीसरे साल में 25, चौथे साल में 25, टोटल 100 ऑप्शंस वेस्ट हो रहे हैं। पहला साल जब खत्म हो जाए तो इस 25 ऑप्शन से रिलेटेड जो भी प्राइस है ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट सेकेंड ईयर में जो 25 हो रहे हैं उसका 12.5 से रिलेटेड यहां पे होनी चाहिए, प्लस तीसरे साल में जो होना चाहिए उसका 1/3 यहां पे होगा 8.33 फॉर एग्जांपल, प्लस चौथे साल का यहां पे होगा लेट्स से 6.25। ये 25 प्लस ये 12.5 प्लस ये 8.33 प्लस 6.25, इन ऑप्शन से रिलेटेड ये खर्चा जो है ये क्या आना चाहिए, ये पहले साल में आएगा। दूसरे साल में, पहले साल में जो वेस्ट हुआ है उसका एक्सपेंस आएगा ही नहीं। ये 25 ऑप्शन में से 12.5 पहले हो गए तो इस साल का 12.5, अगले साल का जो है वो 8.33, इस तरीके से रिड्यूस्ड बेसिस पे। ज्यादा खर्चा कहां पे आएगा, पहले साल में सबसे ज्यादा खर्चा मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। टोटल खर्चा है 40,000, उसमें से पहले साल का 10,000 तो हो गया क्योंकि वो वेस्ट हो गया, वो तो पूरा करना पड़ेगा। दूसरे साल के जो ऑप्शन वेस्ट हो रहे हैं उसका 1/2, तो इट इज 5,000 यहां पे हो गया। तीसरे साल का 1/3 यहां पे हो गया और चौथे साल का 1/4 यहां पे हो गया। टोटल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन ग्रेडेड वेस्टिंग इज हाईएस्ट इन द फर्स्ट ईयर। इसको ग्रेडेड वेस्टिंग कहते हैं। एम्प्लॉय कहता है मैं 4 साल नहीं रुकूंगा,
1 साल की भी लॉयल्टी दी काफी है। आजकल लोग 5-5 6-6 महीने में जॉब बदलते हैं। 1 साल रुक रहा हूं मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, ग्रेडेड ऑप्शंस, 25 ऑप्शन पहले साल में, 25 दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में 25 ईच, एंड अकॉर्डिंगली कॉस्ट मेरा उस तरीके से रिकॉग्नाइज होता है। बात समझ में आ गई आपको एवरीवन? ये समरी आप कर सकते हैं। नॉन एम्प्लॉय से गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है विच आर मेजर्ड डायरेक्टली बेस्ड ऑन देयर फेयर वैल्यू। एम्प्लॉयज की केस में डायरेक्टली विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विसेज मेजर नहीं कर सकते क्योंकि लॉयल्टी मिलती है, तो इनडायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस फेयर वैल्यू। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्शन। If that is also not reliably measurable, then you can measure it with the help of intrinsic value. What is intrinsic value? Intrinsic value is fair value of equity share minus exercise price. That is intrinsic value. ये कैश सेटल का इधर आ गया, ये आइडियली ऊपर जाना चाहिए। एनीवे, कैश सेटल का यहां पे लिखा है एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है, शेयर एप्रिसिएशन राइट कहते हैं इसे संजय, जैसे आपने पूछा था, तो ये शेयर एप्रिसिएशन राइट भी कहते हैं। ये लाइबिलिटी ईच रिपोर्टिंग डेट में मेजर होती है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर इट इज रीमेजर्ड ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट। एवरी रिपोर्टिंग डेट में हम इसे मेजर करेंगे। ये भी ट्रू अप करेंगे परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली जो भी नंबर आएगा उसको हम ट्रू अप करते जाएंगे, जो भी एक्सपेंस आएगा ट्रू अप करते जाएंगे एवरी ईयर। हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं सेकेंड ईयर का? ईयर 1 ये होता है, लेट्स से ईयर 1 ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू। अब क्या सेटल्ड, इसलिए फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। पहले साल क्या है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यहां पे कॉस्ट आएगा, करेक्ट। ईयर 2 में क्या आएगा? टू-थर्ड हो जाएगा माइनस, करेक्ट। तो यहां पे हम करेंगे 2/3 माइनस प्लस ईयर 1 का जो भी बैलेंस है, ईयर 1 एक्सपेंडिचर, ये हमारा खर्चा। ईयर 3 में टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंस टिल सेकेंड ईयर एंड रिमेनिंग थर्ड ईयर में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके का ये मेजरमेंट हम करते हैं। सो ये आप ध्यान में रखिए। कैश अल्टरनेटिव्स में आप कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं आता कभी, ये आया नहीं है आज तक। सीएफ फाइनल में ये पूछा जाता है बट अभी तक पूछा नहीं गया, तो हम इसका सवाल नहीं लेंगे, ठीक है। बट अदरवाइज मेथोडोलॉजी वही है, यू कैलकुलेट फर्स्ट फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी। अगर आता है गलती से सवाल तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पूरा कुछ नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन तो करके आए। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ पैसे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, और पहली बार ऐसा सवाल पूछा तो एक्सप्लेन करके ही आइए। कैश अल्टरनेटिव है तो कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी फर्स्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी क्लासिफाइड एज शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, ठीक है। यहां पे अगर एम्प्लॉई को सेटलमेंट चॉइस है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट एम्प्लॉयर को अगर है, एंटिटी को है, तो अगर उसका इंटेंशन है कि कैश में सेटल करे तो कैश सेटल, अगर इक्विटी में सेटल करने का इरादा है तो इक्विटी सेटल, ऐसे होता है। यहां पे कंपाउंड नहीं होता। व्हेन एम्प्लॉयर हैज अ चॉइस, एम्प्लॉई को चॉइस है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अदरवाइज जो इंटेंशन एम्प्लॉयर का है वो इंटेंशन। अकाउंटिंग फॉर लैप्स, फॉरफीचर, कैंसलेशन एंड मॉडिफिकेशन। पहली बात तो ये टर्म्स जो है वो समझना जरूरी होता है, वो है सिंपल बट समझना जरूरी होता है।
अर्ली सेटलमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयर अलाउज, अभी वेस्ट नहीं हुए लेकिन अर्ली सेटलमेंट कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप एक्सरसाइज कर लो, तो अर्ली सेटलमेंट हुआ, तो जो भी एक्सपेंस मेरा आने वाली पीरियड में जाने वाला है ये इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होता है एम्प्लॉयर की केस में, एम्प्लॉयर के बुक्स में, ठीक है। एक्सेलरेटेड वेस्टिंग होता है उसका। कैंसिलेशन, when employer no more allows employee to exercise the option even if he satisfies all the conditions, then इसका जो अकाउंटिंग होता है it is accelerated wasting। एक्सेलरेटेड वेस्टिंग मतलब क्या, इमीडिएटली जो कॉस्ट बचा कैंसिल कर दिया ना एम्प्लॉयर ने, इट इज डेट्रीमेंटल। वो क्यों कैंसिल कर रहा होगा, शायद उसको एक्सपेंस नहीं चाहिए बुक्स में, तो इमीडिएटली ऐसा एक्सपेंस भले ही कैंसिल कर दिया जाए तो ये ऐसा एक्सपेंस पीएनएल में इमीडिएटली बुक होता है, एक्सेलरेटेड वेस्टिंग जिसे कहते हैं। तो ये दोनों का अकाउंटिंग सिमिलर है। एक्सेलरेटेड वेस्टिंग इमीडिएटली जितना बचा है एक्सपेंस, जिस साल में अर्ली सेटलमेंट हो गया, जिस साल में कैंसिलेशन हो गया, बचा कुचा कॉस्ट जिस साल में ये हुआ है उस साल में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। फॉरफीचर मतलब व्हेन एनी ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट सेटिस्फाई द वेस्टिंग कंडीशंस, तो फॉरफिट हो जाता है। फॉरफिट मतलब क्या, एक्सपेक्टेड जो वेस्टिंग है उसका रिमेनिंग पोर्शन, जो एक्सपेक्ट है कि नहीं होने वाला वेस्ट बिकॉज ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशन, सर्विस कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशंस, तो वेस्ट नहीं होगा, तो फॉरफीचर हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रू अप होता है। कैसे ट्रू अप होता है, परसेंटेज वेस्टिंग जैसे हम अपडेट करते हैं, 95% क्या होगा, वेस्ट होगा, मतलब बैलेंस 5% क्या होगा, फॉरफिट होगा। ये परसेंटेज एक्सपेक्टेड वेस्टिंग वाला, एक्सपेक्टेड वेस्टिंग परसेंटेज अगर 95% से 90% आ गया तो फॉरफीचर का परसेंटेज ऑटोमेटिकली 10% आ गया, तो मेरा कैलकुलेशन अपडेट हो गया, सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता उसका। लैप्स, व्हेन एम्प्लॉय डज नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, एक्सरसाइज करता ही नहीं, वेस्ट हो गया और एक्सरसाइज नहीं हुए, ऐसे होता है। कई कंपनीज देखोगे एम्प्लॉय को ध्यान में नहीं रहता, वो एक्सरसाइज करना है, वो निकल जाता है। लैप्स हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, जो वेस्ट हो गया है वो जो बैलेंस है या तो उधर ही पड़ा रहेगा या वहां से रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं है। तो लैप्स होना मतलब वेस्ट होने के बावजूद मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, भूल गया, रह गया। ये मॉडिफिकेशन में दो तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन और दूसरा होता है अनबेनिफिशियल मॉडिफिकेशन। बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन एंड अनबेनिफिशियल मॉडिफिकेशन। अनबेनिफिशियल मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग इग्नोर करते हैं, इग्नोर दिस अकाउंटिंग। अनबेनिफिशियल मतलब किसे, बेनिफिशियल मतलब किसे, बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन टू एम्प्लॉइज, अनबेनिफिशियल टू एम्प्लॉइज। अगर मैंने मेरे एक्सरसाइज प्राइस कम कर दी, पहले 50 रुपए थी अब मैंने 30 रुपए कर दी, बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन। एम्प्लॉय को बेनिफिट है, पहले 50 रुपए देने थे आपको, अब कितने देने हैं, 20 रुपए देने या 30 रुपए देने, बेनिफिशियल। अनबेनिफिशियल, पहले 50 देने थे अब 100 देने पड़ेंगे, अनबेनिफिशियल मॉडिफिकेशन, इग्नोर। बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है तो बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन में अकाउंटिंग हमने किया है, मैं आपको बस याद दिला रहा हूं। बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज प्राइस कम होती है और उसमें ऑप्शन प्राइस बढ़ती है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ती है, ऑप्शन फेयर वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट फेयर वैल्यू। रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू से ऑप्शन की फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है, ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू से नहीं, रिपोर्टिंग डेट फेयर वैल्यू से। कई बार यह हो सकता है कि एंटिटी काम कर रही है, तो हमने उसका एक एग्जांपल देखा था, मैं आपको एक एग्जांपल क्विकली बताता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट। यहां पे ये टाइमलाइन है,
4 साल में ये वेस्ट होने वाला है। दिस इज ईयर 1, 2, 3 एंड 4। एक्सरसाइज प्राइस है ₹100 पर शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹200 पर शेयर। किस दिन? ग्रैंड डेट पे। ये ग्रैंड डेट पे ये फैक्ट्स है। कंपनी ने पहले साल परफॉर्म अच्छा किया, दूसरे साल बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा कंपनी का। ये इस दिन इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू ये आ गई लेट्स से ₹70 पर शेयर। ₹70 पर शेयर। आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना है जो ईसॉप है उसका? ₹100 पर शेयर। और इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू मार्केट में कितना है? 70। आप अगर रैशनल एम्प्लॉय हो तो क्या आप कंपनी से शेयर परचेस करोगे या मार्केट से शेयर परचेस करोगे? मार्केट से। मार्केट से करूंगी। मार्केट में 70 में मिल रहा है तो मार्केट से परचेस करेंगे, कंपनी से क्यों परचेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो स्कीम है ये वेस्ट गई। तो इसीलिए एम्प्लॉयर कहता है कि लेट मी मॉडिफाई दिस, लेट मी मॉडिफाई दिस। मॉडिफिकेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, reduce exercise price to ₹50 per share। पहले ये जो दो फैक्ट्स है मेरे पास, इसकी वजह से ऑप्शन की फेयर वैल्यू आती है लेट्स से 150। कई सारे रीजंस है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है उसकी? ₹100। बट देयर आर अदर फैक्टर्स, वोलैटिलिटी, डिस्काउंटिंग फैक्टर एटसेट्रा। इसकी वजह से ऑप्शन की फेयर वैल्यू आई ₹150। बट बिकॉज ये एक्सरसाइज प्राइस ₹100 है, फेयर वैल्यू 70 आ गई। यहां की ऑप्शन की फेयर वैल्यू आ गई इस दिन लेट्स से ₹50 पर ऑप्शन, पर ऑप्शन। ऑप्शन की फेयर वैल्यू 6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में वो दिए गए हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, वोलैटिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन का पीरियड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 6 पैरामीटर्स में, अभी मेरे को 2 पैरामीटर्स याद नहीं आ रहे, तो ये जो है ये पैरामीटर्स की वजह से ये चेंज हो गया। तो अब जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू ₹100 की थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 था, तो ऑप्शन की फेयर वैल्यू ज्यादा थी। बट जैसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे निगेटिव गई तो ऑप्शन की प्राइस फेयर वैल्यू कितनी आई? 50 से कम आई। ये कुछ बेनिफिशियल नहीं है, ये कुछ लुक्रेटिव नहीं है। इसीलिए मैंने मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज प्राइस ₹50 लाई। फेयर वैल्यू कहां कितनी है? अभी भी ₹70 इक्विटी शेयर की। इसीलिए ये फेयर वैल्यू दोबारा से चेंज हो गई। फेयर वैल्यू चेंज ऑन मॉडिफिकेशन। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन changed due to modification। लेट्स से अब ये ₹80 आई पर शेयर। पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू आई तो उसकी वजह से ये बढ़ गई 50 से 30। ये जो है चेंज, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। कितना है इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू? ₹30। ₹30 पर शेयर, ₹30 पर शेयर। ये इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है। ये इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो है यू विल हैव टू अकाउंट फॉर इट इन एडिशन टू। ये जो आपका खर्चा जा रहा है
₹150 पर ऑप्शन का ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. इन एडिशन टू दैट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मतलब ईयर 3 and 4 में 150 प्लस 15, 150 नहीं, ये 150 डिवाइडेड बाय 4 37.5. ये कैसे किया? ₹150 पर शेयर डिवाइडेड बाय 4 साल, एक ही ऑप्शन, इसीलिए एक ऑप्शन का 37.5 प्लस ₹15 जो ₹30 इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है, ये 2 साल में जाएगी. सो 37.5 प्लस 15, यहां पे आएगा सिर्फ 37.5, यहां पे आएगा 37.5. यहां पे मॉडिफिकेशन की वजह से जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है, ये रिमेनिंग 2 years में हम क्या करेंगे, उसको अकाउंट फॉर करेंगे. समझ में आ रहा है ये? संजय, ऋतुजा, आपका स्क्रीन लॉक हो गया शायद. हाँ सर, वो दिखा नहीं, कहा लेते. अरे यार, मैंने लिखा है इसलिए आपको वही दिखाना है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूं. सर प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या, कम होके फिर बढ़ जाना ऐसा? हाँ, बिल्कुल होता है. सी, जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसका रीजन ही वही है. बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन में ये जो एग्जाम्पल दिया, ये बहुत कॉमन है. कंपनी ने पहले कुछ ऑप्शन दिए थे, उसकी एक्सरसाइज प्राइस कुछ थी, वो एक्सरसाइज प्राइस से नीचे शेयर की फेयर वैल्यू चली गई बिकॉज कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल. कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया ठीक तरह से, तो इसीलिए उसको हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया. उसका मॉडिफाई करने के बाद प्राइस वापस बढ़ी, ऑप्शन की प्राइस, फेयर वैल्यू. वो शेयर प्राइसिंग मैट्रिक्स में आप डालोगे बीएसएम मॉडल के, तो आप वहां पे फेयर वैल्यू चेंज होके आएगी. तो एक तो ओरिजिनल फेयर वैल्यू है ऑप्शन की, उससे हम अकाउंटिंग करते ही रहेंगे. बट इन एडिशन टू दैट, अब जो मॉडिफिकेशन किया है विच इज बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉइज, उसका एडिशनल कॉस्ट आएगा. एडिशनल कॉस्ट कितना आएगा? इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो है वो हम अकाउंट फॉर करेंगे. और वो थ्रू आउट रिमेनिंग पीरियड. हाँ, रिमेनिंग पीरियड. अभी ये हमने जो एग्जांपल लिया था वो 2 साल के बाद क्या हुआ था, ये चेंज हो गया था. तो 2 साल में इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जो है ₹30 की, वो 2 साल के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको अकाउंट फॉर करेंगे. 15-15 पहला तो कॉस्ट करेंगे ही करेंगे. जो ओरिजिनल कॉस्ट है 37.5 ईच ईयर का, मतलब ₹150 डिवाइडेड बाय 4, उसको हम, वो तो ओरिजिनल चार्ज रिकॉर्ड करते ही है बाय डिफॉल्ट. बट इन एडिशन टू दैट वी विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ओवर द रिमेनिंग 2 years. देखिए, एग्जाम में फेयर ऑप्शन का फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है या दिया रहता है? नहीं, ये दिया रहेगा. आपको कैसे कैलकुलेट करने बताएंगे? ये अगर बताते तो मैं आपके पास से कैलकुलेट करवा के लेता ना, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके. ये हमारा काम ही नहीं है, ये वैल्यूअर का काम है. हम कौन है? अकाउंटेंट है. वैल्यूएशन का काम नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, वैल्यूएशन का काम नहीं करेंगे. तो ये जो है, ये मैंने यहां पे लिखा था. तो इक्विटी शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो 70 हो गई थी, बट मॉडिफिकेशन करने की वजह से, मॉडिफिकेशन करने से पहले बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज प्राइस 70, इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू 70 आ गई. जो पहले इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू थी मेरी मार्केट की, जो ₹200 थी, वो 70 में आ गई. एक्सरसाइज प्राइस ₹100. अब ₹200 जिसकी प्राइस थी, तब एक्सरसाइज 100 ठीक था, पर जहां पे इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 70 आ गई, तो मैं 100 में क्यों परचेस करूंगा. इसीलिए मॉडिफाई किया एम्प्लॉयर ने, वो मॉडिफाई किया, उसका एक्सरसाइज प्राइस घटाया और एक्सरसाइज प्राइस कितने में लाया, फ्रॉम ₹100 ही ब्रॉट दैट टू
₹50 पर शेयर। ये ₹50 में इसने एक्सरसाइज प्राइस लाया, 100 से 50 में। अब मार्केट प्राइस कितनी है? 70 है, तो ये मेरे लिए अभी बेनिफिशियल है। am I right? तो जो ऑप्शन की प्राइस कम हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस, ये वापस बढ़ के कितनी हो गई? 50 थी, 50 से बढ़ के ये कितनी हो गई? 80 हो गई। ये 80 हो गई तो ये इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। तो ये जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है 30 की, पहले थी बिफोर मॉडिफिकेशन, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स कंपनी ने परफॉर्म ठीक तरह से नहीं किया, इसलिए इक्विटी शेयर की प्राइस 70 रुपए आ गई, फेयर वैल्यू 70 रुपए पे आ गई, 70 रुपए आ गई। एक्सरसाइज प्राइस उससे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन की प्राइस कम हो गई, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव में चली गई। मैंने मॉडिफाई किया, एक इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव में गई 20, इसलिए शेयर की ऑप्शन की प्राइस बढ़ी। ऑप्शन की प्राइस बढ़ी, ये पुरानी वाली फेयर वैल्यू ऑप्शन की बिफोर मॉडिफिकेशन ये चेंज हो गई, ये 80 रुपीज हो गई। इंक्रीमेंटल कितना चेंज है? 30 रुपीज पर ऑप्शन, पर शेयर नहीं, गलती से यहां पे शेयर लिखा है मैंने। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू 30 रुपीज पर ऑप्शन है, शेयर नहीं, गलती से लिखा है। आपने अगर शेयर लिखा है तो चेंज कीजिए। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 30 है, तो मेरा नॉर्मल 150 वाला ये तो चल ही रहा है, शुरुआत का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये तो मैं 1/4 कर ही रहा हूं। इन एडिशन टू दैट ये 30 रुपीज ओवर द रिमेनिंग पीरियड, मतलब 2 साल, यहां पे और यहां पे रिकॉग्नाइज करो। ठीक है सर, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है फेयर वैल्यू का, ये बिफोर मॉडिफिकेशन और आफ्टर मॉडिफिकेशन वो वाला इंक्रीमेंटल लेना है। यस एग्जैक्टली, बिफोर मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन, सेकेंड ईयर में रहेगा। 100 से 50 भी एक मॉडिफिकेशन हुआ ना, 50 से फिर 80 सेकंड हुआ। 100 से 50 में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कहां मॉडिफिकेशन किया मैंने? ऑप्शन की फेयर वैल्यू विद ये ओरिजिनल उसके टर्म्स है, ओरिजिनल टर्म के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 150 पर ऑप्शन। उसके बाद में मॉडिफिकेशन नहीं किया। वो तो क्या हुआ कि 2 साल कंपनी ने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया, तो मार्केट वैल्यू 200 से 70 रुपए पे आ गई। 70 रुपए पे आ गई तो ऑप्शन की फेयर वैल्यू 150 से कितने में उतर गई? 50 में उतर गई। ये तो हुआ है, मॉडिफाई नहीं किया अभी तक। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इसी के ऊपर सवाल आएंगे। ये अकाउंटिंग हमने पूरा डिस्कस कर लिया यहां पे। बेनिफिशियल है, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसबीपी, ये टाइप ऑफ बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑप्शंस, तो ये हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ऑप्शंस बढ़ा दिए, नहीं उसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बढ़ा दिया। अभी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे बढ़ा ये हमने देखा, वो वाली बात करी हमने। एनी अनबेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है जो इग्नोर करनी है। डिक्रीज इन नंबर, कुछ नहीं करना है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑप्शन है, कैंसिलेशन अकाउंटिंग यूज करना है हमें, एक्सेलरेटेड वेस्टिंग वाला, करेक्ट। एनी टाइप ऑफ अनबेनिफिशियल मॉडिफिकेशन आपको इग्नोर ही करना है, अनबेनिफिशियल फ्रॉम अ एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, कैंसिलेशन में हम लोग फिर एक्सपेंस आउट क्यों करते हैं? बिकॉज कैंसिल किया है, मतलब देयर इज नो बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कैन नॉट। बट वो क्यों कैंसिल किया आपने? आपने पहले गाजर दिखाया और फिर बाद में दिया नहीं। इंसेंटिवाइज करते और फिर इंसेंटिव निकाल के लेते, ये सही बात नहीं है ना। कई बार शेयर बेस्ड पेमेंट की ये जो स्कीम्स है ना, ये ड्राफ्ट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू विंडो ड्रेसिंग के लिए किए जाते हैं। P&L में एक्सपेंस लेना है, एक्सपेंस कम करना है, तो ये लिए जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट, इसीलिए फिर उसको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। कैंसलेशन किया, क्यों किया? आपको खर्चा नहीं चाहिए था, तो आपको वो खर्चा लेना ही पड़ेगा। इनफैक्ट एक्सेलरेटेड बेसिस पे लेना पड़ेगा, तो पूरा खर्चा लो। अल्टीमेटली ये इक्विटी न्यूट्रल एडजस्टमेंट है। रिटेन अर्निंग से लेके शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जा रहा है, इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफर है। बात समझ में आती है आपको? बस P&L में डेबिट करके अल्टीमेटली एक इक्विटी कम करके दूसरा इक्विटी बढ़ाते हो, इक्विटी न्यूट्रल एडजस्टमेंट है। तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट P&L में खर्चा दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उतना ही रहेगा।
ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब क्या होता है? पेरेंट एंड सब्सिडियरी के बीच का ये ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल, सब्सिडियरी का यहां पे है, सब्सिडियरी का अपना एम्प्लॉय है, PQR इज अ सब्सिडियरी, सब्सिडियरी का एम्प्लॉय है, सर्विसेज देता है किसे? सब्सिडियरी को, लेकिन PQR के शेयर्स लेके या ऑप्शंस लेके एम्प्लॉय को कोई लुक्रेटिव ऑफर नहीं है, उसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो मजा नहीं आएगा उसको। तो ABC पेरेंट क्या कहता है? मैं मेरे शेयर्स ग्रांट करता हूं एम्प्लॉय को, आप सर्विसेज सब्सिडियरी को दीजिए। इसके बदले में या तो ये इसे पेएबल रहेगा, ABC को रिसीवेबल कुछ अमाउंट रहेगी, या कुछ लेन देन ना हुआ तो ABC का PQR में इन्वेस्टमेंट रहेगा। करेक्ट? तो अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल है। यहां पे दो चीजें, या तो रिसीवेबल, रिचार्ज अरेंजमेंट और विदाउट रिचार्ज अरेंजमेंट। रिचार्ज अरेंजमेंट या विदाउट रिचार्ज अरेंजमेंट। या विदाउट रिचार्ज अरेंजमेंट, बस इतना ही है। ठीक है? तो ये रिचार्ज अरेंजमेंट या विदाउट रिचार्ज अरेंजमेंट। रिचार्ज अरेंजमेंट है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, विदाउट रिचार्ज अरेंजमेंट है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ये हमें देखना है। ये रिचार्ज अरेंजमेंट है, ये विदाउट रिचार्ज अरेंजमेंट है। अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सिंपल है, पेरेंट की बुक्स में एंड सब्सिडियरी की बुक्स में। सर्विसेज किसे मिलती है? एम्प्लॉइज से सब्सिडियरी को मिलती है। सब्सिडियरी को मिलती है, तो एक्सपेंस हमेशा सब्सिडियरी बुक करेगा। रिजर्व कौन क्रिएट करेगा? जो एंटिटी सेटल करती है उसको, तो पेरेंट इसका रिजर्व क्रिएट करेगा इफ इट इज सेटलिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। कैश में सेटल कर रहा है तो कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन होगा। तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या लाइबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। पेरेंट जो है इसको, ये तो रिचार्ज की केस में ये रिसीवेबल रहेगा, अगर रिचार्ज नहीं रहेगा तो ये इन्वेस्टमेंट रहेगा उस अमाउंट का उसके सब्सिडियरी में। सिमिलरली सब्सिडियरी को ये पेएबल रहेगा, या तो इट इज इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। ये चीज नॉक ऑफ हो जाएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये बचेगा इतना ही, इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन एंड रिजर्व। करेक्ट? ये सिंपल अकाउंटिंग है। इसके ऊपर भी कुछ सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, तो पता नहीं, पता रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स में आप आंसर नहीं दे पाते तो छोड़ना मत। फिर भी आपको जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स लॉजिकली पता है उसके बारे में लिख के आना कुछ, और हो सके तो उसको टाई अप करके आना वो नंबर से। थोड़ा बहुत कुछ तो मार्क मिलेगा। 5-6 मार्क का सवाल है, अगर कुछ नहीं है तो 2 तो मार्क मिलेंगे आपको कम से कम। वो 2 मार्क काफी है, उतना मिल गया तो भी ठीक है। तो बिल्कुल छोड़ना मत कुछ चीज को, नहीं आता इसलिए। सर कंसोलिडेशन में आ सकता है ना, ऐसा कुछ एक ट्रांजैक्शन देके आ सकता है, कंसोलिडेशन में आ सकता है, सेपरेट आ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी कोई रूल नहीं है कहीं पे भी। ये क्वेश्चन किसी एक तरीके में ही पूछा जाएगा ऐसी बात नहीं है। हमने क्या क्या किया है एक बार देखते हैं। सर एक छोटा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। हाँ बोलिए। पास्ट एग्जामिनेशन से है। हाँ, ये मार्केट कंडीशन है। द अदर कंडीशन इज दैट ऑन द रिपोर्टिंग डेट द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द एंटिटी शुड बी $10. However, it was 8.5. That condition is not met. ठीक है? तो उसका explanation ये दिया है कि market based vesting condition is taken into account by reflecting it in the measurement of fair value. So it does not need to be considered subsequently. Doing so would be a double counting. करेक्ट। एक ही बार होता है वो कंसिडरेशन उसका फेयर वैल्यू, वेदर इट विल बी मेट और इट विल नॉट बी मेट। तो अगर नॉट मेट हो गया तो उसकी फेयर वैल्यू कम आएगी, बट अभी कुछ बता नहीं सकते, अपने कंट्रोल में नहीं है वो। तो जब नहीं होगा
तो उसका कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंसिलेशन ही फॉरफीचर हो जाएगा। बट जब तक नहीं होता उसका प्राइस उतना कम, तब तक अकाउंटिंग हम फेयर वैल्यू की बेसिस पे करते रहेंगे। आपका ओके, तो उस पे कुछ, हाँ, उस पे उसके कोई बाद एक्शन में नहीं उसका लिया। कोई कॉग्निजेंस लेना है, पहली बार सिर्फ फेयर वैल्यू में उसका कंसिडरेशन लेना है, उसके बाद में नहीं करना है। ठीक है सर। हमने कल का एक टॉपिक बचा था IFRS 2, ये कर लिया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहां तक हो गया हमारा, ये बाकी है, मतलब 45 मिनट, ये 30 मिनट, ये 45 मिनट, मतलब 45 45 75 75 150 मिनट, 2.5 घंटे, और ये 3.5 घंटे, 3.5 घंटे से हम पीछे है। मुझे ऐसे लग रहा है एक दिन और लगेगा हमें। बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, आज एक छोटा टॉपिक कर लेते हैं, IFRS 13 वाला। IFRS 13 आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मेन टॉपिक भी हम आधे घंटे में कर लेते हैं। तो कोशिश करते कि ये 2 टॉपिक्स अगर हमसे हो जाए तो बात हमारी जल्दी खत्म होगी। ठीक है, हालांकि मैंने मटेरियल बनाया नहीं है IFRS 13 का, तो हमारा जो मटेरियल है लेटेस्ट बैच का, तो यहां पे IAS 21 का है, तो पहले वो करते हैं, बट यहां पे अभी लिया नहीं है, सॉरी। इसमें इसके बाद में कुछ चेंजेस होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस हमने किए थे, बट पहले IFRS 13 कर लेते हैं यहाँ पे।